हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। लखनऊ समेत यूपी के इन जिलों में 2 बार आया भूकंप, देर रात घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। बीएसए ने प्रधान सहायक को किया आचार संहिता के बीच रिलीफ, पढ़ें पूरी खबर। वीडियो कॉल पर कपड़े उतारती महिला, फिर शिक्षक को किया ब्लैकमेल, स्कैम का नया तरीका सेक्सटॉर्शन। पर्सदी बच्चों की परीक्षा से शिक्षकों के ज्ञान की परीक्षा, छात्रा को तमंचा दिखाकर की घिनौनी हरकत, स्कूल से घर जाते समय आरोपी ने पकड़ा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ समेत यूपी के इन जिलों में 2 बार आया भूकंप, देर रात घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और मेरठ सहित कई जिलों में मंगलवार रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार रात 8:52 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है। इसके बाद देर रात 1.57 बजे दूसरी बार धरती डोली। इस बार झटके काफ़ी तेज महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। घरों में बेड व अन्य वस्तुएं हिलने लगी। घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। पहली बार भूकंप का केंद्र भारत नेपाल सीमा पर धारचूल क्षेत्र में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। वहीं दूसरी बार केंद्र नेपाल के ही कुलखेती में बताया जा रहा है। भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले 19 अगस्त की देर रात को भी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 5.2 मापी गई थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को मंगलवार रात करीब 5 घंटे के अंतराल के पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दूसरी बार करीब 20 सेकंड तक धरती हिलती रही। हालांकि कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार करीब 8:52 बजे 4.9 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसका केंद्र नेपाल के धारचूला क्षेत्र में था। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। इसके बाद रात 1:57 दूसरी बार भूकंप आया। इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल और भूकंप विशेषज्ञ प्रभास पांडे के अनुसार भूकंप की तीव्रता पर अधिक नुकसान होने की आशंका नहीं है। नेपाल के धारचूला क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार भूकंप आ चुके हैं। वर्ष 1916 में यहां पर आए भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ था। 200 से ज़्यादा घरों को क्षति पहुंची। यह उस क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। धारचूला में 1916 में 7.5 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। हालांकि इससे अधिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन अब तक का इंडो नेपाल बॉर्डर पर यह सबसे तीव्रता वाला भूकंप था। इसमें 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 1980 में रिक्टर पैमाने पर 6 तीव्रता वाला भूकंप का केंद्र भी यही क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बस्तियां बहुत कम हैं। इस वजह से भूकंप के प्रभाव से अधिक नुकसान नहीं होता है। प्रभास पांडे के अनुसार मंगलवार की रात आए भूकंप में अधिक नुकसान की आशंका नहीं है। तीव्रता के कारण लोगों को झटके महसूस हो सकते हैं। केंद्र बिंदु के आसपास के घरों में दरारें आ सकती हैं, लेकिन जानमाल की क्षति होने की आशंका नहीं है। बीएसए ने प्रधान सहायक को किया आचार संहिता के बीच रिलीफ, पढ़ें पूरी खबर। मैनपुरी बीएसए दीपिका गुप्ता ने शनिवार को अपने कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक कौशलेंद्र मिश्रा को प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद रिलीव कर दिया। मामले में कौशलेंद्र मिश्रा की मां मिथिलेश मिश्रा ने सीडीओ और डीएम को शिकायती पत्र देते हुए शिकायत की है। इसमें कहा है कि उनके पुत्र को आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीएसए ने रिलीव किया है। बीएसए कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक कौशलेंद्र मिश्रा का 4 नवंबर को प्रशासनिक आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद के लिए स्थानांतरण कर दिया गया था। शनिवार को कौशलेंद्र मिश्रा अपने कार्यालय पहुंचे और हस्ताक्षर कर अपना काम निपटाया। दोपहर बाद बीएसए ने उन्हें कार्यालय से कार्यमुक्त पत्र थमा दिया। बीएसए के आदेश पर कौशलेंद्र मिश्रा को मां मिथिलेश मिश्रा ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की कि शनिवार को जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी। ऐसे में किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। बीएसए ने उनके पुत्र का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए शनिवार को दोपहर बाद कार्यमुक्त का आदेश जारी किया है। मिथिलेश ने जिलाधिकारी से आदेश को निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में बीएसए दीपिका गुप्ता का कहना है कि उनके द्वारा शासनादेश का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। वीडियो कॉल पर कपड़े उतारती महिला, फिर शिक्षक को किया ब्लैकमेल, स्कैम का नया तरीका सेक्सटॉर्शन। सामान्य फोन्स कॉल्स पर हम बहुत बार स्पैम कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं, मगर व्हाट्सएप पर आई कॉल शायद ही कोई मिस करता होगा। क्या हो आप किसी व्हाट्सएप कॉल को बहुत जरूरी समझकर उठाते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाए। स्कैम भी ऐसा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना ना की हो। पिछले कुछ दिनों में सेक्सटॉर्शन के कई मामले सामने आए हैं। दरअसल इस स्कैम में कुछ ही सेकंड में ऐसा कुछ होता है कि यूजर के होश उड़ जाएं। मसलन यूजर्स को एक वीडियो कॉल आती है और फिर स्कैम की पूरी कहानी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक प्रसिद्ध शिक्षक ने हमसे अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि वो शाम को अपने घर पर रात लगभग 10 बजे बिस्तर पर सोने जा रहे थे। इस बीच उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आती है। शुरुआत में उन्होंने उस कॉल को रिसीव नहीं किया, लेकिन 2 से 3 बार लगातार फ़ोन आने पर उन्हें यह कॉल जरूरी लगी।
जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिसीव की तो इस वीडियो कॉल में, जिसमें दूसरी तरफ एक जवान खूबसूरत युवती थी, महिला कॉल शुरू होते ही अपने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। शिक्षक ने जब तक कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, स्कैमर्स का काम हो चुका था। अगले ही पल एक दूसरे नंबर से यूजर को कॉल आती है और स्कैमर्स उससे पैसे की डिमांड करता है। पैसे देने के बाद भी ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। स्कैमर्स वीडियो कॉल पर यूजर की फुटेज का इस्तेमाल करके ऐसा वीडियो बना लेते हैं कि जैसे इस पूरी घटना में पीड़ित शख्स शामिल रहा हो। इस तरह के स्कैम को सेक्सटॉर्शन कहा गया है। शिक्षक ने अपना नाम व पता शेयर करने से हमसे मना किया, इसलिए उनका एड्रेस आपसे साझा नहीं किया जा रहा है। पुलिस के पास जाने से बचते हैं लोग। ऐसे मामले में बहुत कम लोग पुलिस के पास जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये उनकी गलती है, तो वह पैसे देकर किसी भी तरह से इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। वहीं बहुत से लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स तक को डिलीट कर देते हैं। पुलिस के पास जाने से बचते हैं लोग। कैसे बच सकते हैं आप सब सवाल ये है कि आप इस तरह के मामले में कैसे बच सकते हैं। पुलिस की माने तो स्कैमर्स बहुत स्मार्ट तरीके से लोगों को अपने जालों में फंसाते हैं और ऐसे मामलों में उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। स्कैमर्स एक स्टेट में रहते हुए दूसरे राज्य के लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे वो उत्तर भारत में रहते हुए दक्षिण भारत के किसी यूजर को टारगेट करेंगे, ऐसे में उन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। कॉलिंग के वे अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इनसे बचने का रास्ता क्या है। इस तरह की कॉल से आप नहीं बच सकते, लेकिन ऐसी मुसीबतें पड़ने से जरूर बच सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ सावधानी रखनी होगी। किसी भी अननोन नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। अगर जरूर लगे तो नंबर पर ऑडियो कॉल करके चेक कर लें कि कॉल करने वाला शख्स का मकसद क्या है। इस तरह से आप खुद को मुसीबत से बचा सकते हैं। परिषदीय बच्चों की परीक्षा से शिक्षकों के ज्ञान की परीक्षा। मुरादाबाद प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मंडलीय स्तर पर बच्चों की परीक्षा कराई जाएगी। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के निर्देश में मुरादाबाद मंडल में आगामी 10 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे की इस परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। मंडलायुक्त ने परीक्षा के संबंध में सभी आवश्यक निर्देश पत्र के माध्यम से जारी कर दिए हैं। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को बौद्धिक दक्षता का मूल्यांकन करने के साथ ही बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों की जवाबदेही तय करना है। जनपद स्तर पर अलग अलग मुख्य विकास अधिकारी परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। परीक्षा में दूसरे विकास क्षेत्र के अध्यापक कक्ष निरीक्षक की भूमिका निभाएंगे। दूसरे विभाग के कर्मचारी पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे। मंडलायुक्त ने परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी व शुचितापूर्ण संपन्न कराने का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। तैयारी में जुटे विद्यालय मंडल स्तर की दक्षता परीक्षा को लेकर परिषदीय विद्यालयों में अभी से बच्चों की परीक्षा संबंधी तैयारियां शुरू करा दी गई हैं। इसके साथ ही विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपने विद्यालयों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर विद्यालयों में भी उत्साह है। परीक्षा के माध्यम से बच्चों की भाषाई जानकारी और गणित समेत अन्य विषयों के जरिए छात्रों की प्रतिभा का आंकलन होगा। 25 नवंबर को भी होगी परीक्षा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर शासन स्तर पर समूचे राज्य में परीक्षाएं आयोजित हो रही। इसी क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर जारी पत्र में आगामी 25 नवंबर को भी मुरादाबाद मंडल में परीक्षा का आयोजन होगा। कक्षा 1 से 8 तक के लिए होने वाली यह परीक्षा में बच्चे OMR सीट पर सवालों के जवाब देंगे। BSc बुद्धप्रीत सिंह ने कहा कि 10 नवंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर जनपद स्तर पर सभी विद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है। पारदर्शी और सुचितापूर्ण परीक्षा कराने को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। छात्रा को तमंचा दिखाकर की घिनौनी हरकत, स्कूल से घर जाते समय आरोपी ने पकड़ा। ईटा के थाना पिलुआ क्षेत्र में तमंचा का खौफ दिखाकर कक्षा 5 की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात 1 नवंबर की है। रविवार की देर शाम बालिका ने तबियत खराब होने पर अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराकर बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। स्कूल से घर आते समय आरोपी ने पकड़ा। दुष्कर्म पीड़िता के मान की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया कि 1 नवंबर को 12 वर्षीय बेटी गांव के ही प्रसिद्ध स्कूल से पढ़कर दोपहर करीब 12 बजे घर लौट रही थी। आरोपी की तभी गांव के ही भोला ने तमंचा दिखाकर पकड़ लिया और मुंह बंद कर पशु चिकित्सालय के अंदर ले गया। हत्या करने का भय दिखाया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दहशत की वजह से नहीं मचाया शोर। पीड़िता की मां का कहना है कि बेटी दहशत की वजह से चिल्ला भी नहीं सकी और आरोपी जाते समय धमकी देकर गया कि अगर किसी को बताया तो मार दिया जाएगा। बताया कि रविवार को देर शाम बेटी की अचानक तबियत खराब हो गई। पूछने अपने साथ हुए वारदात की जानकारी दी। तब सोमवार को आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज हुआ मुकदमा CO सदर संगमलाल मिश्रा ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। पीड़िता को काफी डराया धमकाया गया था। इसकी वजह से घटना नहीं बता सकी। तबियत खराब होने पर मां को बताया तो सोमवार को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बालिका का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। सहायक अध्यापिका को मिला राष्ट्रीय सरस्वती अवार्ड। बस्ती पूर्व माध्यमिक विद्यालय बटेला साहूघाट की सहायक अध्यापिका श्रुति त्रिपाठी को बिहार राज्य के बोधगया में राष्ट्रीय सरस्वती अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। रक्षक प्रतिष्ठान ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार प्रयोग रोचक शैली में बच्चों को शिक्षा देने सहित के मानकों पर राष्ट्रीय स्तर और 75 शिक्षकों को चयनित किया गया है, जिसमें बस्ती की श्रुति त्रिपाठी को यह पुरस्कार मिला है। रक्षक प्रतिष्ठान ने शिक्षा क्षेत्र में नवाचार प्रयोग कर रोचक शैली में बच्चों को शिक्षा देने वाले सहित कई मानकों पर राष्ट्रीय स्तर 75 शिक्षकों को चयनित किया है, जिसमें बस्ती की श्रुति त्रिपाठी को यह पुरस्कार मिला है। रविवार को बोधगया में बाल रक्षक प्रतिष्ठान ने राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित कर शिक्षकों को पुरस्कृत किया। सोमवार को विद्यालय पहुंचने पर शिक्षकों और छात्रों ने स्वागत किया। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।